हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स का क्लासेस चल रहा है और आप लोग कापी कलम लेकर के शुरू हो जाइए और शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। डिजिटल भारत सप्ताह मोदी जी द्वारा। दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा कि जो कभी डिजिटल की बात आए तो आप समझ जाइए कि इस समय भारत में इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा होगा या होता है, क्योंकि भारत को डिजिटलीकरण करने के लिए सरकार भी प्रतिबद्ध है और लोग भी चाहते हैं। और यही वजह है कि डिजिटल भारत सप्ताह अभी हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में मोदी जी ने शुभारंभ किया है। क्या शुभारंभ किया है? डिजिटल भारत सप्ताह। डिजिटल भारत सप्ताह शुरू किया गया है, यानी कि गुजरात के गांधीनगर में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुभारंभ किया गया है। डिजिटल भारत सप्ताह शुभारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम में कई डिजिटल सुविधाएं का शुरुआत किया जाएगा। कहा गया यहाँ पे जो सप्ताह का शुभारंभ किया गया है गांधीनगर में, यहाँ पे कई तरह के जो डिजिटल सुविधाएं हैं वो प्रारंभ की जाएंगी, शुरू किया जाएगा। जैसे इसका उद्देश्य है प्रौद्योगिकी तक लोगों की पहुंच, मतलब गांवों तक प्रौद्योगिकी की पहुंच होनी चाहिए। प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी यानी तकनीकी पहुंच कहां तक होनी चाहिए? गांवों तक होनी चाहिए। यानी भारत के हर कोने में प्रौद्योगिकी की पहुंच होनी चाहिए। यह उद्देश्य है कार्यक्रम का। यानी कि जो डिजिटल भारत सप्ताह कार्यक्रम किया गया है, उसका उद्देश्य है कि सुविधाओं की पहुंच, प्रौद्योगिकी की पहुंच गांव के लोगों तक, यानी हर भारतीयों के पास होना चाहिए। अब इसका प्रयोग कहां कहां होगा? उनके जीवन यापन में बढ़ाया देगा। जीवन यापन में बढ़ावा देगा। स्टार्टअप में बढ़ावा देगा। स्टार्टअप में बढ़ावा देगा मतलब कोई भी अगर कार्य शुरू किया जाता है तो उसको बढ़ाने में योगदान देगा। भाई, टेक्नोलॉजी का महत्व हर जगह है, और अगर ऐसा होता है तो लोगों के स्टार्टअप में बहुत योगदान देगा और उनके जीवन यापन को सुगम बनाएगा। ऐसा उद्देश्य लेकर के डिजिटल भारत सप्ताह को मनाया गया है। इसका विषय है, हर एक कार्यक्रम का कोई ना कोई एक थीम होता है, और इसका भी एक थीम है नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा। नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा।
ये थीम है डिजिटल भारत सप्ताह 2022 का। ये थीम है, क्या थीम है? नव भारत प्रौद्योगिकी प्रेरणा। साथियों, जो डिजिटल भारत सप्ताह है यह कार्यक्रम 2015 से ही प्रारंभ है। 2015 से ही प्रारंभ है, यानी उस रूप में डिजिटल इंडिया कार्यक्रम 2015 इसके रूप में शुरू किया गया था और उसके बाद से इसको बढ़ावा देने के हर संभव प्रयास किया गया। हर संभव प्रयास किया जाता है। किया जाता है। साथियों, इसमें कई महत्वपूर्ण योजनाएं शामिल हैं जो अपना अपना योगदान दे रही हैं। डिजिटल भारत मिशन को बढ़ावा देने में, यानी भारत के डिजिटलीकरण करने में लगभग योजनाएं अपना योगदान दे रही हैं, जैसे भारत नेट योजना, भारत नेट योजना, मेक इन इंडिया योजना, मेक इन इंडिया योजना, भारत नेट योजना, मेक इन इंडिया योजना, स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, औद्योगिक गलियारा, साथियों ये सब मिल करके डिजिटल भारत को बढ़ावा दे रहे हैं। जैसे मेक इन इंडिया आया 2014 में, स्टार्टअप इंडिया आया 2016 में, स्टैंड अप इंडिया आया 2016 में। तो साथियों ये जो योजनाएं हैं ये सब मिल करके भारत को डिजिटलीकरण करने में अपना पूर्ण योगदान दे रही हैं। योगदान दे रही हैं। साथियों, महात्मा गांधी जी ने भी एक बात कही थी कि हमें अपने दरवाजे खुले रखने चाहिए, अपने मकान की सारी खिड़कियां खुली रखनी चाहिए, जिससे बाहर की हवाएं हमारे मकान में आती रहें, लेकिन हमें उसका आदी नहीं होना चाहिए। यानी कि औद्योगिक विकास के पक्ष में वो भी थे, लेकिन अपनी घरेलू स्थितियों को बचाकर, यानी कि कुटीर उद्योग को बचाकर वो भी इसके पक्ष में थे। तो साथियों, डिजिटलीकरण हमारे यहाँ शुरुआत हुआ जब 1985 में राजीव गांधी का सरकार था और उन्होंने कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर की क्रांति के बारे में बात कही थी कि होना चाहिए। साथियों, तब से क्रमशः लेकर के आज हम इतना आगे पहुंच चुके हैं। तो हमें डिजिटल भारत सप्ताह का सम्मान करते हुए इसके बारे में हम सभी लोगों को जानना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि जितना योगदान हमें हो सके हमें अपने भारत को आगे बढ़ाने में देना चाहिए। अगला पॉइंट है डेरेचो तूफान। साथियों, डेरेचो तूफान यह अभी हाल ही में अमेरिका में आया है। अमेरिका में कई राज्यों को प्रभावित किया है, कई राज्यों को प्रभावित किया है। साथियों, ये अमेरिका का अलास्का है और यहीं से ये एशिया हो जाता है, ये हो जाता है एशिया और ये है अमेरिका और ये है प्रशांत महासागर।
प्रशांत महासागर। तो साथियों जो डेरेचो तूफान है वो या तो यहाँ उठता है या यहाँ उठता है, मतलब एक सीधी रेखा में उठने वाला तूफान है। ये यानी अक्षांश को ध्यान में रखता है। कह सकते हो कि या तो ऐसा कह सकते हो कि अक्षांश से प्रभावित होता है, यानी ये ऐसे चलता है पैरेलल, ये ऐसे नहीं होगा, ऐसे कहा था एक सीधी रेखा में चलने वाला तूफान है। तो कुछ साल पहले यानी 2010 में रूस में 2010 में यह तूफान देखा गया था और कहा जाता है कि इसका प्रभाव इस तरह से था कि यहाँ पे जो यूरोप है, यहाँ पे जर्मनी और फिनलैंड है और रसिया से यहाँ तूफान उड़ता है, तो इतना तेज़ी से चलता है ये कि जिनको ही प्रभावित किया था, फिनलैंड को प्रभावित किया और जर्मनी को। अब फिनलैंड और जर्मनी यूरोप में है, जर्मनी और फिनलैंड। अब साथियों 2010 का तूफान जब आया रसिया में, तो रसिया से एकदम पैरेलल चला कि इसने फिनलैंड और जर्मनी को प्रभावित किया था। 2009 में एक सुपर डेरेचो आया था। कहा जाता है कि ये अब तक का सबसे खतरनाक था, 2009 वाला जो अमेरिका में आया था। उसके बाद 2010 वाला इतना था, लेकिन सुपर डेरेचो से कम था। फिर भी इसने पूरा जहाँ पे लैंड एरियाज़ को फिनलैंड और जर्मनी को प्रभावित किया था। उसके बाद से जो आया है यानी 2009 और 2010 के बाद में अभी हाल ही में अमेरिका में जो डेरेचो तूफान आया है, माना जाता है कि ये सबसे कम प्रभावी था, फिर भी 170 किलोमीटर प्रति घंटा था। और इसने अमेरिका को यानी अमेरिका के कई प्रांत हैं उनको बहुत प्रभावित किया। कहा जाता है कि थोड़ा बहुत प्रभावित कनाडा का पार्ट भी हुआ, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं था। फिर भी अमेरिका के बहुत ज़्यादा कई ऐसे प्रांत थे जिसको बहुत प्रभावित किया। तो डेरेचो तूफान आमतौर पर मध्य और पूर्वी अमेरिका में आता है। साथियों मध्य और पूर्वी अमेरिका ये अमेरिका है। यहाँ से कट जाता है मैक्सिको और ये है अलास्का और ये है अमेरिका। यहीं पे ग्रेट लेक्स हैं, ऐसे है। ये 49 डिग्री है, 49 डिग्री अक्षांश कनाडा को और अमेरिका को यानी USA इसको अलग करता है। ये 49 डिग्री है और ये अलास्का है, ये भी USA का पार्ट है, यानी 50वां प्रांत है। अब ये कहा जाता है कि जो डेरेचो तूफान है या तो मध्य अमेरिका में आता है या तो पूर्वी क्षेत्र में आता है। जब यहाँ प्रभावित होता है तो अलास्का प्रभावित होगा। जब इस वाला साइड रसिया वाला नहीं ऊपर का साइड लेगा और ज़्यादातर यहाँ पे आता है। तो जो डेरेचो तूफान अभी आया है उसने इस पार्ट को प्रभावित किया है, यहाँ पे कई प्रांतों को प्रभावित किया है। और ये गर्मी में आने वाला गर्म मौसम में आने वाला तूफान है। कोई भी तूफान साथियों ज़्यादातर गर्म मौसम में ही आता है, कोई भी तूफान आता है। तो डेरेचो भी उसमें से एक है। जैसे नामकरण जो होता है अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ पे आता तितली। भारत में कई ऐसे
तूफान आए हैं, तितली, नीलम और ऐसे कई नाम हैं। इसी तरह के जब अमेरिका या अन्य कॉन्टिनेंट में आते हैं तूफान तो उनको भी नाम दिया जाता है। तो यहाँ पे भी नाम इनको डेरेचो तूफान दिया गया। मैंने बताया कि सीधी रेखा में चलने वाला तूफान है और जब ये तूफान आता है तो बहुत तेज गरजता है और बरसात भी करता है। मतलब लोग कहते हैं कि जो गरजते हैं बरसते नहीं हैं, तो ये तूफान अलग प्रकार का है। यह गरजता भी है और बरसता भी है। जैसे आप जब पढ़ेंगे पछुआ पवन, जब आप लोग भूगोल में पछुआ पवन पढ़ेंगे तो उसमें है गरजता 40, प्रचंड 50, चीखता खास्टा। तो उसी में से जो चीखता खास्टा होता है बहुत ज़्यादा तड़ित झंझा के साथ बारिश होता है। तो साथियों, जो डेरेचो तूफान है ये गरजता और बरसता दोनों है, यानी गरजता हुआ बरसात करता है और गर्म मौसम में ये घटनाएं ज़्यादा घटित होती हैं, खास करके जून और जुलाई के महीने में। जून और जुलाई के महीने में। तो यहाँ प्रश्न ऐसा पूछ सकता है कि डेरेचो तूफान अभी हाल ही में आया है, वो किस देश को प्रभावित किया है। तो देश पूछेगा तो अमेरिका, राज्य पूछेगा तो अमेरिका का राज्य है। तो साथियों, ये रहे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और आप लोगों से फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।